हेलो फ्रेंड्स, ये लव स्टोरी है एक ओवरवेयरिंग सीईओ और एक क्यूट बॉय चैंगसू का, जो एक छोटा सा फ्लावर शॉप चलाता है। स्टोरी की शुरुआत में हम देखते हैं हमारी हीरोइन ज्वेलरी कंपनी के सीईओ जेंसी की एक फेमस डिजाइनर फुचेंग के साथ शादी होने वाली है। लेकिन ये शादी कम और उसकी कंपनी के ज्वेलरी की एडवर्टाइजमेंट ज्यादा लग रहा था और इसी शादी के थ्रू वो अपनी कंपनी की न्यू ज्वेलरी नाइट एंड प्रिंसेस कप रिंग की प्रमोशन करने वाली थी। जेंसी ब्राइडल ड्रेस पहनकर रेडी होती है, तभी उसकी असिस्टेंट आकर उसे बताता है कि उसके फियांसे फुचेंग मिसिंग है। ये सुनकर जेंसी की हार्ट रेट बढ़ने लगती है। असल में उसे एक स्टेन डिजीज रहती है, वो खुद की हार्ट रेट देख सकती है और उसके सब क्रिटिकल मोमेंट में ही हार्ट रेट बढ़ती रहती है, जिससे उसे बहुत तकलीफ होती है। इसलिए वैसी मोमेंट में हार्ट रेट कम करने के लिए वो स्वीट्स खाती है। लेकिन अगर हार्ट रेट 100 पर पहुंच जाता है तो वो पूरी 48 आवर्स के लिए सो जाती है। इसलिए वो इसे 100 तक जाने ही नहीं देती और अपने आप को स्टेबल रखने की पूरी कोशिश करती है। लेकिन लगता है आज उसकी हार्ट रेट फिर से 100 पर पहुंचने वाली है, क्योंकि उसका फियांसे भाग गया था। वो मीडिया के सामने क्या जवाब देगी? फुचेंग को ढूंढती हुई उसकी हालत खराब हो रही थी, उसकी हार्ट रेट तेजी से बढ़ रही थी। इसलिए वो जमीन पर बैठ जाती है और यहाँ पे ये सीन कट हो जाती है। आगे हम देखते हैं शादी में दूल्हा आ जाता है मास्क पहनकर। स्टेज पर जाता हुआ वो जेंसी को बोल रहा होता है कि मैं तो बस ये फ्लावर और हॉर्स डिलीवर करने आया था, लेकिन आप मुझसे ये सब क्यों करवा रही है? जिस पर जेंसी उसे ये बोलकर चुप करा देती है कि अगर ये शादी स्पॉइल हो गया तो तुम्हें भी फ्लावर और हॉर्स के पैसे नहीं मिलेगा, इसलिए चुपचाप मेरे साथ कोऑपरेट करो। आगे जेंसी कपल रिंग के बारे में बोलती है कि दुल्हन के रिंग के नाम है प्रिंसेस और दूल्हा का नाइट। फिर वो इसके बारे में और भी बहुत कुछ बताती है। जेंसी के भाई जिंगताई को दूल्हे पर शक हो जाता है। वो था तो कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट, लेकिन वो जेंसी को हटाकर खुद सीईओ बनना चाहता था। इसलिए वो जेंसी को हमेशा उनके डैड के सामने बदनाम करने की कोशिश करता रहता था। तो वो इस मौके को कैसे जाने दे सकता था? इसलिए वो स्टेज में जाकर दूल्हा का मास्क हटा देता है, लोग उसका चेहरा ना देख पाए। इसलिए जेंसी उस लड़के को किस कर देती है और ये लड़का ही हमारा हीरो चैंगसू होता है। फिर हमें दिखाता है कि जब जेंसी जमीन पर बैठी हुई थी तभी व्हाइट हॉर्स में चैंगसू आता है फ्लावर डिलीवर करने। वो जेंसी को देखकर उसे उठाता है और उसका फिजिकल कांटेक्ट से जेंसी की हार्ट रेट 80 से 50 हो जाता है। फुचेंग मिसिंग था, इसलिए जेंसी चैंगसू को ही फेक दूल्हा बना लिया था। आगे चैंगसू गुस्से से मुंह धो रहा था। जेंसी की असिस्टेंट यानियन उसे बोलती है कि उसे इसके लिए एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। तब चैंगसू गुस्से से बोलता है कि ये पैसों की बात नहीं है। जेंसी आकर उसे अपनी काट देती है। चैंगसू बोलता है, एक तो तुमने मुझे ब्लैकमेल कर शादी का ड्रामा करवाया, ऊपर से मेरी परमिशन के बिना मुझे किस भी कर लिया, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे। और बहुत गुस्सा करने लगता है। यानियन उसे बाहर ले जाता है। रात में जेंसी अपनी हार्ट रेट देख रही थी जो कि 50 थी। वो थोड़ी हैरान होती है क्योंकि आज से पहले उसकी हार्ट रेट कभी 60 से नीचे नहीं गया। वो समझ जाती है कि ये सब चैंगसू की वजह से ही है। नेक्स्ट डे हम यानियन को देखते हैं जो काम कर रही थी और जिंगताई उसके साथ प्लॉट कर रहा था। जिंगताई यानियन को लाइक करता था, इसलिए वो हमेशा उसे पटाने की कोशिश करने में लगा रहता था। लेकिन यानियन उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देती। जेंसी ऑफिस आती है, तब जिंगताई उसे पिछले दिन के बारे में टिस करता हुआ बात करता है, लेकिन जेंसी कुछ न बोलकर चली जाती है। आगे दोनों में झगड़ा हो जाता है, जिस वजह से जेंसी की हार्ट रेट बढ़ने लगती है और उसे बहुत ठंड भी लगने लगती है। इसलिए वो चैंगसू के पास जाती है और उसे किस करने के लिए बोलती है। ये सुन चैंगसू बोलता है, आपका दिमाग तो ठीक है, मैं ऐसा क्यों करूं? तब जेंसी कार से उतरती है और जाकर चैंगसू को हग कर लेती है। चैंगसू बोलता है, अपनी आइडेंटिटी का तो ख्याल करो, आप मैरिड है। जब जेंसी की हार्ट रेट 80 से 50 हो जाती है तब वो उसे छोड़ देती है। आगे जेंसी उससे अपनी असिस्टेंट बनने के लिए बोलती है। तब चैंगसू उसे ये बोलकर रिजेक्ट कर देता है कि वो लोगों की नहीं बस फ्लावर के ख्याल रखना ज्यादा पसंद करता है और जेंसी को जाने के लिए बोलती है। जेंसी जाते जाते बोलती है, मैं तुम्हें अपनी असिस्टेंट बनाकर ही रहूंगी। इधर जिंगताई यानियन के पीछे पीछे घूम रहा था, तो यानियन परेशान होकर बोलती है कि मुझे छोड़कर अपनी बहन पर ध्यान दो, जिस बात पर उसे गलतफहमी हो जाता है कि यानियन उसे सीईओ बनने के लिए उसकी बहन पर ध्यान देने के लिए बोल रही है। इसलिए अब उसका और भी जिद बढ़ जाता है सीईओ बनने का। वो जेंसी को कॉल कर बताता है कि उसके डैड ने उसे और अपने सोनी लोगों को डिनर पर बुलाया है। ये सुन जेंसी गुस्से से फोन फेंक देती है और उसकी हार्ट रेट फिर से बढ़ने लगती है। इसलिए वो चैंगसू के शॉप से फ्लावर ऑर्डर करती है और चैंगसू जब उसे डिलीवर करने आता है तब जेंसी उसे डोर से अंदर खींच लेती है और उसे किस कर देती है। चैंगसू उसे हटाकर उठ जाता है। जेंसी की हार्ट रेट अब 30 हो गई थी।
एक तो चेंगसू बहुत ही गुस्से में था, ऊपर से जेनसी उसे रात में रुकने के लिए बोलती है। ये सुन वो गुस्से से जाने लगता है, लेकिन जेनसी डोर लॉक कर देती है और बोलती है रात को तुम रुके तो क्या मैं तुम्हें खा जाऊंगी। चेंगसू अपना फोन पर 110 डायल कर उसे दिखाता है और बोलता है अगर उसने डोर नहीं खोला तो वो पुलिस को कॉल कर देगा। तब जेनसी डोर खोल देती है, चेंगसू चला जाता है। जेनसी तो अपने हार्ट रेट 30 देखकर बहुत ही खुश थी और उसे अब एक उम्मीद भी हो गई थी कि वो इस लड़के के वजह से शायद अब पूरी ठीक भी हो सकती है। नेक्स्ट डे फिर से जेनसी चेंगसू के पास आती है और उसे कुछ डॉक्यूमेंट दिखाती हुई बताती है कि उसका घर और फ्लावर शॉप अब उसकी हो गई है, इसलिए उसके पास अब 2 ही ऑप्शन है, एक उसकी असिस्टेंट बन जाए और दूसरा सारे सामान लेकर यहाँ से चले जाए। चेंगसू को अपना फ्लावर शॉप बहुत ही प्यारा था, इसलिए वो असिस्टेंट बनने को तैयार हो जाता है। वो एग्रीमेंट पेपर पर साइन कर देता है। आगे जेनसी के कंधे पर एक कीड़ा आ जाता है। वो चेंगसू को बोलता है हटाओ इसे। चेंगसू उस कीड़े को पकड़कर बोलता है कि आप एक कीड़े से डरते हो। तो अब जेनसी उसका हाथ पकड़कर बोलती है कि मैं किसी भी चीज से नहीं डरती और बोलती है मुझे काम के सारे डॉक्यूमेंट फेस टू फेस देना होगा, मैं कॉल SMS ईमेल ये सब एक्सेप्ट नहीं करती, सो इस बात को याद रखना और बिल्कुल भी लेट मत होना। नेक्स्ट डे चेंगसू ऑफिस आ जाता है। जेनसी उसे कंडीशन बताती है। चेंगसू बोलता है वो सब तो ठीक है, पर आपको भी मुझे एक प्रॉमिस करना होगा कि आप मेरे बिना परमिशन के मुझे टच नहीं करोगे। जिस बात पर जेनसी मान तो जाती है, लेकिन फिर से वैसा ही करती है। उससे हैंडशेक करती हुई वो उसकी हाथ छोड़ ही नहीं रही थी। आगे चेंगसू बाहर जाकर सबको हेलो बोलती है, लेकिन कोई भी उसे रिप्लाई नहीं करता। आगे वो सबको फ्लावर गिफ्ट कर रहा था। तब जेनसी सबको उसका हेल्प करने के लिए बोलती है। तब सब जल्दी से जाकर उसका हेल्प करने लगता है, क्योंकि सब जेनसी से बहुत ही ज्यादा डरते थे। वो जेनसी को भी एक प्लांट गिफ्ट करता है। जेनसी चेंगसू को अपने साथ खींचकर अपने ऑफिस रूम में लेकर जाती है। ये देख ऑफिस के सभी एम्प्लॉय ग्रुप चैट में गॉसिप करने लगते हैं, लेकिन एक एम्प्लॉय जिसकी नाम है एमी, वो गलती से दूसरे ग्रुप में मैसेज कर देती है जिसमें जेनसी भी थी। जेनसी एमी को बुलाती है और एमी को वो मैसेज दिखाकर डांटने लगती है। तब एमी डर के मारे बहाना बना देती है कि वो लोग चेंगसू की वेलकम पार्टी करने के लिए ग्रुप चैट पर मैसेज कर रहे थे। आगे सब लोग पार्टी करने के लिए आते हैं, लेकिन जिसके लिए पार्टी हो रहा था वो लोग उसे ही कुछ ऑर्डर करने का मौका नहीं दे रहा था। एक एम्प्लॉय जिनका नाम है सॉन्ग, वो सीईओ की काफी बुराई कर रहा था। तभी पीछे से सीईओ आकर उसके बगल में बैठकर उसका बातें सुनने लगती है, लेकिन वो गुस्सा नहीं करती। आगे चेंगसू से लॉबस्टर छिलकर देता है खाने के लिए, लेकिन जेनसी उसका हाथों से ही खा लेती है। एंड सीईओ के ऐसे बिहेवियर देखकर सभी तो सदमे में था। जेनसी बिल पे करने जाती है। तभी एक एम्प्लॉय आकर सबसे पूछते हैं कि क्या हम लोग KTV पर नहीं जाने वाले थे। उसे लग रहा था कि सीईओ चली गई है, लेकिन जेनसी इस बात को सुन लेती है। और इसी के साथ ही हमारी इस पार्ट का एंड हो जाता है। तो पार्ट 2 में हम देखते हैं जेनसी उनके KTV पर जाने वाली बात को सुन ली थी, इसलिए उन्हें उसे भी साथ ले जाना पड़ता है, जहाँ पे खाते खाते खाना चेंगसू के गले में अटक जाता है। तो जेनसी उसे पानी समझकर वाइन वोडका सब कुछ पिला देती है। सबने बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर लिया था। सॉन्ग नशे में सीईओ जेनसी को गाली देने लगता है, क्योंकि वो हमेशा सबसे रूडली पेश आती है और उनसे बहुत ही ज्यादा काम भी करवाता है। वो उसे उच्च बोलने लगता है और अपने बारे में ये सब सुन जेनसी को भी बहुत ही गुस्सा आती है। चेंगसू किसी तरह जेनसी को बाहर लाता है। चेंगसू से समझाता है कि उसका वो मतलब नहीं था। जेनसी गुस्से से बोलती है मैं उनके इतने फिक्र करती हूँ और वो लोग मेरे बारे में बस ऐसे सोचते हैं। ये बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड है। चेंगसू को थोड़ा पीकर ही बहुत ही ज्यादा नशा हो गया था। वो जेनसी के ऊपर ही गिर जाता है। फिर जेनसी उसे किसी तरह अपने घर लाती है और सोफे पर लेटा देती है और उसे ब्लैंकेट ओढ़ा रही थी। तभी चेंगसू नींद में उसे अपने पास खींचता है, जिस वजह से दोनों में किस हो जाता है। जेनसी उठकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे चेंगसू उसके लिए कुछ प्लांट्स और एक नोट छोड़ा था। जेनसी वो देखकर काफी खुश होती है। आगे ऑफिस में चेंगसू फिर से सबको फ्लावर गिफ्ट करता है और इस बार सब उससे अच्छे से पेश आता है। सॉन्ग तो बहुत ही उदास था। उसे यकीन था कि कल रात वो नशे में जो कुछ भी किया इसके लिए जेनसी उसे पक्का नौकरी से निकाल देगी। जेनसी चेंगसू को बुलाती है और अपने साथ बोर्ड मीटिंग पर चलने के लिए बोलती है। चेंगसू बोलता है लेकिन मैं वहाँ तुम्हारी क्या हेल्प कर सकता हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं आता। जेनसी बोलती है मुझे बस प्रोफेशनल दिखना है, इसलिए तुम्हें वहाँ सिर्फ मेरे साथ रहना है, और उसका टाई सेट करने लगती है। आगे बोर्ड मीटिंग में जिनता जेनसी को जानबूझकर अपनी बातों से मुश्किल सिचुएशन में डाल देता है, जिसकी वजह से उसकी हार्ट रेट फिर से बढ़ने लगती है। इसलिए जेनसी केक लाने के बहाने चेंगसू को अपने पास बुलाती है और उसका हाथ थाम लेती है।
चैंगसू को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो इस पर कुछ नहीं बोलता। उसका हाथ थमने की वजह से जेंसी की हार्ट रेट नॉर्मल हो जाती है और वो बहुत ही अच्छे से इस सिचुएशन को हैंडल कर लेती है। जिनताई को उन पर शक होता है, इसलिए वो झांकने लगता है। तभी चैंगसू उसकी हाथ छोड़ देता है। नेक्स्ट सीन में यान यान चैंगसू के पैसा का रोने की एक्टिंग करने लग जाती है और आंखों में ड्रॉपर डालकर बड़ी ही मुश्किल से आंखों में आंसू लाती है और बोलती है कि हमारी सीईओ की फिजिकल कंडीशन बहुत ही खराब है और टेंशन में तो उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। इसलिए जब भी ऐसा हो तुम्हें उसे स्वीट केक और कैंडी देना है। और हाँ, उसे बहुत ठंड भी लगने लगती है और रात में नींद तक तो नहीं आती, तो तुम्हें बस उसे किसी भी हाल में रोज सुलाना है। चैंगसू बोलता है लेकिन ये तो मेरा काम नहीं है। लेकिन यान यान ड्रामा कर अच्छी तरह से इमोशनल ब्लैकमेल कर उसे मना लेती है और उसे मैनुअल देकर चली जाती है। इधर जेंसी फुचेंग से कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी, इसलिए वो वॉइस मैसेज भेजती है। वो बोलती है तुम ऐसे कैसे एक भी शब्द बताए बिना चले गए? क्या तुम भूल गए कि ये शादी हम दोनों के लिए कितना इम्पोर्टेंट था? नेक्स्ट मंथ ज्वेलरी एग्जीबिशन है और तुम मुझे अकेली छोड़कर भाग गए, इसलिए जल्दी से वापस आओ। और ये सब चैंगसू भी सुन रहा था जो पानी देने आया था। चैंगसू को लगता है कि जेंसी फुचेंग को मिस कर रही है और उसका आने की वेट कर रही है, इसलिए वो जाकर उसे एक फ्लावर का पॉट देता हुआ बोलता है ये मैजिकल फ्लावर है, अगर तुम इससे कुछ भी विश मांगो तो वो जरूर पूरी हो जाएगी। तुम इससे मांग सकती हो ताकि तुम्हारी प्यार तुम्हारे पास वापस आ जाए। जेंसी पूछती है तो तुम मेरी बात सुन रहे थे? जिस पर चैंगसू बोलता है मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो बस तुम्हें खुश करना चाहता था। जेंसी बोलती है अगर ऐसी बात है तो आओ मुझे एक हग करो। चैंगसू बोलता है नहीं। जेंसी बोलती है मैं सैड हूँ तो तुम मुझे खुश करने के लिए इतना भी नहीं कर सकते, और जाकर उसे हग कर लेती है। चैंगसू से छुड़ा कर बोलता है तुम मैरिड हो, और ये बोलकर वो चला जाता है। आगे जेंसी अपने फैमिली के साथ डिनर करने आती है। उसे तो अपने डैड से मिलना पसंद नहीं था, लेकिन मजबूरन आना ही पड़ता। जेंसी के भाई फिर से जेंसी को अपने डैड के सामने नीचा दिखाने लगता है। वो हमेशा से ही अपने डैड के सामने जेंसी को नीचा दिखाने का और खुद को काबिल दिखाने का कोशिश करता रहता है, और उसके डैड भी हमेशा उसके भाई को ही सपोर्ट करता है और जेंसी को जलील करता है। इसलिए जेंसी को बहुत ही ज्यादा दुख होती है और अपने डैड से बहुत नाराजगी भी है। जेंसी की भाई उसे कब से नीचा दिखा रहा था, इसलिए जेंस गुस्से से उससे थोड़ी रूडली बात करती है। इसलिए उसके डैड उसका भाई का साइड लेता हुआ जेंसी को बोलता है तुम अपने खुद की फैमिली से ऐसे कैसे बात कर सकते हो? तो जिस पर जेंसी गुस्से से बोलती है कि क्या कहा फैमिली? एक बाप जो अपने खुद की बेटी की शादी अटेंड नहीं किया, इसे आप फैमिली और फैमिली की प्यार कहते हो? फिर जिनताई बता देता है कि वो शादी फेक था। जेंसी गुस्से से बोलती है कि हाँ वो सब झूठ था, मैंने जो कुछ भी किया हमारी कंपनी के लिए किया, और गुस्से से उठकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही जिनताई फिर से उसकी बुराई करने लगता है कि देखा आपने उसकी एटीट्यूड, आपको भी रेस्पेक्ट नहीं दे रही है। सीईओ बनकर उसके घमंड कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है, इसलिए आप मुझे सीईओ बना दीजिए। तो जिस पर उसका डैड उसे कहता है कि तुम्हें अपने दम पर सीईओ बनना होगा, मैं कोई हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि जेंसी बहुत ही काबिल है। जेंसी बहुत ही गुस्से में थी क्योंकि चाहे कोई कुछ भी करे, लेकिन उसके डैड की नज़र में हमेशा गलती जेंसी की होती है। उसकी हार्ट रेट बढ़कर 80 हो गई थी, उसे बहुत ठंड भी लग रही थी। यान यान उसके घर आती है स्वीट्स फूड लेकर। यान यान उसे हार्ट रेट बढ़ने की वजह पूछती है, जिस पर जेंसी बोलती है वही फैमिली डिनर। तब यान यान बोलती है तुम्हें कितनी बार समझाया, वहाँ मत जाया करो, उस चिंता के पास तो दिमाग ही नहीं है, वो हमेशा तुम्हारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता रहता है। जेंसी पूछती है आखिर भाई और तुम्हारे बीच चल के आ रहा है? जिस पर यान यान बात को टालती हुई बोलती है कुछ भी तो नहीं, वो बस मुझे परेशान करता रहता है, लेकिन मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि वो तुम्हें परेशानी में डालता है। वैसे चैंगसू के बारे में क्या तुम उसे लाइक करती हो? जिस पर जेंसी बोलती है बिल्कुल नहीं, और उसे बताती है कि जब भी चैंगसू से उसकी फिजिकल कांटेक्ट होती है तभी उसकी हार्ट रेट घटने लगती है। तब यान यान बोलती है तो इसीलिए तुम उसके पास जाती हो। जेंसी बोलती है लेकिन मैं हर टाइम तो उसके पास नहीं जा सकती हूँ ना। यान यान पूछती है क्या तुम डरती हो कि तुम्हें उससे प्यार हो जाएगा? जिस पर जेंसी बोलती है मुझे लव में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। आगे जेंसी घर से बाहर निकलती है, जहाँ पर रास्ते में चैंगसू स्कूटर पर आ रहा था। जेंसी को अचानक से देखकर उसे गोश्त समझ लेता है और डरकर स्कूटर से गिरकर बेहोश हो जाता है। जेंसी उसे जगाने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो नहीं उठता तब वो उसे सीपीआर देने जाती है, लेकिन तभी चैंगसू उसके गला पकड़कर उसे दूर कर देता है। आगे चैंगसू जेंसी से पूछता है कि तुम आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों करते रहते हो? क्या तुम भूल चुके हो कि तुम मैरिड हो और ये सब करना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है? जेंसी ध्यान से उसका बात सुन रही थी, फिर हंसकर बताती है कि वो असल में मैरिड नहीं है। वो और फुचेंग बस सालों से अच्छे दोस्त है और अच्छे बिजनेस पार्टनर भी, और ये शादी वो दोनों बस ज्वेलरी की पब्लिसिटी करने के लिए की थी, लेकिन उनके बीच कोई भी लव रिलेशन नहीं है।
चैंगसू हैरान होकर पूछता है कि तुम सच में मैरिड नहीं हो, जिस पर जेंसी बोलती है नहीं। चैंगसू पूछता है लेकिन तुम हमेशा मेरे साथ फिजिकल कांटेक्ट क्यों करते रहते हो। जेंसी किसी तरह इस बात को टालकर वहां से निकल जाती है। नेक्स्ट डे जेंसी ऑफिस आ जाती है और सभी एम्प्लॉय को डांटने की जगह गुड मॉर्निंग विश करती है। ये देख सभी शॉक हो जाती है कि सीईओ आखिर बदल कैसे गई। आगे वो चैंगसू को लेकर एक क्लाइंट से मिलने के लिए निकलती है। चिंताई उसे देखकर उसके पहले ही क्लाइंट से मिलने चला आता है। आगे जेंसी भी आती है लेकिन चिंताई अपना बातों से क्लाइंट को अपने साथ कांटेक्ट करने के लिए मना लेता है। वो जेंसी को नीचा दिखाती है, ऊपर से उसे पैर लगाकर गिरा भी देता है। जेंसी के पैर में चोट लग जाती है, जिससे तक चिंताई को अपने किए पर थोड़ा पछतावा होता है। आगे दोनों वापस आ रहे थे। जेंसी को पेन में देखकर चैंगसू कार साइड में पार्क करने के लिए बोलता है। फिर कार से उतरकर जेंसी की पैर मसाज करने लगता है। जेंसी उसे देखते हुए स्माइल कर रही थी। आगे जेंसी देर रात तक काम कर रही थी। चैंगसू उसके लिए खाना लाता है, तभी करंट चला जाता है। चैंगसू अपना फोन का फ्लैश लाइट जलाकर उसके ऊपर ग्लास रख देता है और अपना हाथों से जेंसी को खिलाने जाता है, लेकिन तभी करंट आ जाता है। चैंगसू नर्वस होकर उसे खुद खाने के लिए बोलकर अपना फोन लेकर चला जाता है। अगर रात में चैंगसू को नींद नहीं आ रहा था और उसे बस जेंसी की ही ख्याल आ रहा था, मतलब कि वो अब उसे लाइक करने लगा था। और इसी के साथ ही हमारे इस पार्ट का एंड हो जाता है। पार्ट 3 में हम देखते हैं जिंगताई यानियन के पास आकर उससे बातें करने लगता है। यानियन उसे बोलती है कि तुम जेंसी के अपनी भाई होकर भी उसे चोट पहुंचाया और अब तुम यहाँ किस लिए आए हो। जिंगताई को भी इसके लिए रिग्रेट फील हो रहा था, इसलिए वो जेंसी के लिए एक प्रेजेंट लाया था, लेकिन उसे ये खुद देने का हिम्मत नहीं हो रहा था। तभी वहाँ पे जेंसी आती है और उसे देख चिंताई उससे वो बिना दिए ही भाग जाता है। जेंसी अपने ऑफिस रूम में जाती है तब वो देखती है चैंगसू उसके लिए ब्रेकफास्ट रखा था। जेंसी ये देख बहुत ही खुश होती है कि चैंगसू उसे खाना दिया, यानी कि वो उसे लाइक करता है। लेकिन जब वो बाहर जाती है तब उसे पता चलती है कि चैंगसू बस उसे ही नहीं बल्कि सबको ब्रेकफास्ट दिया था, इसलिए वो गुस्से से खाना डस्टबिन पर फेंक देती है। आगे जेंसी एक शॉर्ट ड्रेस पहनकर क्लाइंट से मिलने जाती है ताकि उसे शॉर्ट ड्रेस में देखकर चैंगसू को जेलस फील हो, लेकिन चैंगसू बोलता है तुम्हारी ड्रेस बहुत ही अच्छा है, लेकिन थोड़ा शॉर्ट है, तुम्हें ठंड लग जाएगी। जेंसी को यह देख बहुत ही ज्यादा गुस्सा आती है कि इससे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, इसलिए वो जाने लगती है। और हम देखते हैं असल में चैंगसू तो जेलस हो रहा था। मीटिंग में उसके क्लाइंट बार बार जेंसी को ही देख रहा था, इसलिए चैंगसू उसके आगे आ जाता है और जेंसी को उसे देखने ही नहीं देता। और जब वो जेंसी से हैंडशेक करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है तब जेंसी के बदले चैंगसू उससे हैंडशेक कर लेता है और चैंगसू का ऐसी बिहेवियर देखकर जेंसी स्माइल करने लगती है। आगे जेंसी फुल ड्रेस पहनती है और चैंगसू के टेबल पे उसके लिए कॉफी और एक नोट रखकर चली जाती है, लेकिन क्लीनिंग लेडी क्लीन करते टाइम उस नोट को फाइल के अंदर डाल देती है, जिस वजह से जब चैंगसू आकर कॉफी देखता है तो उसे पता नहीं चलता है कि ये किसने रखा है। तभी यानियन आकर उसके हाथ से कॉफी ले लेती है और बोलती है ये तो लिमिटेड एडिशन है, तुम्हें कहाँ से मिला, प्लीज ये मुझे दे दो। और ये बोलकर वो उसे लेकर चली जाती है। जेंसी वो कॉफी कप यानियन के पास देकर उसे पूछती है कि उसे ये कहाँ से मिला, जिस पर यानियन बोलती है कि उसे चैंगसू ने दिया। जेंसी को बहुत ही बुरा लगती है और गुस्सा भी आती है कि उसकी दी हुई कॉफी कप चैंगसू किसी और को दे दिया है, और साथ ही उसे ये गलतफहमी भी हो जाती है कि चैंगसू और यानियन एक दूसरे को लाइक करते हैं, तभी तो चैंगसू उसकी दी हुई कॉफी कप यानियन को दे दिया, इसलिए वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। आगे रात में जेंसी को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए चैंगसू उसे नींद की थेरेपी देने के लिए जेंसी के पास आती है। जेंसी पूछती है तुम्हें कैसे पता कि मुझे नींद नहीं आती, तो चैंगसू बताता है कि यानियन ने बताई थी। तो जेंसी बोलती है तो तुम यानियन की बात पर ही आए हो। तब चैंगसू बोलता है ऐसा नहीं है। तो जेंसी पूछती है तो फिर क्या है। तभी चैंगसू देखता है कि जेंसी को फीवर है, इसलिए वो घर के अंदर आता है और खाना बनाने लगता है। जेंसी उसे लेकर बहुत ही कंफ्यूज थी, इसलिए वो एक रोज लेकर उसके एक एक पंखुड़ी निकाल रही थी और बोल रही थी तुम मुझे पसंद करते हो या नहीं करते हो। चैंगसू खाना लेकर आ जाता है, तब जेंसी बोल रही थी कि तुम मुझे पसंद करते हो, लेकिन चैंगसू को देख वो बात को बदलती हुई बोलती है मतलब कि हमारी कंपनी को। चैंगसू बोलता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मतलब कि तुम्हारी कंपनी को। फिर वो उसकी फीवर चेक करता है जो कि नॉर्मल था, इसलिए वो उसे सूप देकर वहाँ से चला जाता है। जेंसी तो पूरी की पूरी कंफ्यूज होती है कि चैंगसू उसे लाइक करता है या नहीं। नेक्स्ट डे जिंगताई फिर से यानियन पर लाइन मार रहा था, तब यानियन जेंसी को हर्ट करने के लिए उसे डांट कर चली जाती है। इधर चैंगसू रोजेस को स्मेल कर रहा था, तभी जेंसी वहाँ पर आती है। तब चैंगसू उसे ब्रेकफास्ट देता है। जेंसी वहाँ पर यानियन को भी देखती है जो कि रूम डेकोरेट कर रही थी, इसलिए वो खाना लेने से मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पे सॉन्ग आता है और खाना देखकर वो उसे चैंगसू से मांगता है, लेकिन चैंगसू उसे वो नहीं देता। आगे चैंगसू के पैर एक टेबल से टकरा जाते हैं। उसे चोट तो नहीं लगा था, लेकिन जब जेंसी उसे देखने जाती है तब वो ऐसा एक्टिंग करने लगता है कि उसे बहुत जोर की लगी है
और जेंसी के हाथ पकड़कर उसे देखने के लिए बोल रहा होता है, लेकिन जेंसी अपने हाथ छुड़ाकर चलने लगती है। तब चैंगसू पीछे से बोलता है, क्या तुम अभी भी गुस्सा हो कि मैं वो कॉफी कप यानियन को दे दिया था? जेंसी बोलती है नहीं। तब चैंगसू पूछता है, फिर तुम मुझसे खाना क्यों नहीं लिया? तब जेंसी बोलती है, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए वो सब, और वैसे भी इस एग्जीबिशन के बाद ही हमारी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। ये बोलकर वो चली जाती है। आगे चिंगताई चैंगसू को पकड़कर टेरेस पर ले जाता है और पूछता है कि जेंसी के साथ उसका क्या रिलेशन है। चैंगसू बोलता है, जो भी हो तुमसे क्या मतलब। चिंगताई गुस्से से बोलता है, मैं उसकी भाई हूँ। चैंगसू बोलता है, क्या भाई? लेकिन उसे हर्ट करते टाइम तो तुम्हें ये याद नहीं रहता। ये सुन चिंगताई पूछता है, क्या तुम उसे लाइक करते हो? जिस पर चैंगसू इस बात को मान लेता है कि वो जेंसी को लाइक करता है। तो जिस पर चिंगताई पूछता है, तुम सच में उसे ही लाइक करते हो या उसके पैसों को? जिस पर चैंगसू बोलता है, मैं बस उसे ही चाहता हूँ, कोई भी पैसों पर नहीं मरता, चाहे वो मैं हूँ या यानियन। यानियन के नाम सुनकर चिंगताई गुस्सा हो जाता है और बोलता है, खुद को उसके साथ कंपेयर मत करो, तुम्हारी कोई औकात नहीं है। और उसे वार्न करता है कि आगे से वो उसकी बहन के साथ ना घूमे। तभी वहाँ पे जेंसी भी आ जाती है और चिंगताई बहाना बनाकर वहाँ से निकल जाता है। फिर जेंसी चैंगसू से पूछती है कि चिंगताई उसके साथ क्या बात कर रहा था। तब चैंगसू बहाना बनाकर बोलता है कि वो यानियन के लिए फ्लावर्स ऑर्डर कर रहा था। ये सुन जेंसी थोड़ी हैरान होती है और पूछती है, तो तुम यानियन को लाइक नहीं करते? इस बात को सुन चैंगसू भी हैरान हो जाता है और ना में जवाब देकर वहाँ से चला जाता है। अब जेंसी ये यानियन से भी पूछती है कि क्या चैंगसू से लाइक करता है, लेकिन यह यानियन भी शॉक हो जाती है और बोलती है, बिल्कुल नहीं। जेंसी पूछती है, फिर वो कॉफी कप तुम्हें चैंगसू ने क्यों दिया था? ये सुन यानियन बोलती है, आखिर उस कॉफी कप में ऐसा क्या था? चैंगसू भी कल आया था मुझसे वो कॉफी कप वापस लेने और किसी को बताने के लिए मना किया था कि वो कॉफी कप उसने मुझे दिया था। फिर हम फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ चैंगसू को फाइल में से वो नोट मिलता है जिससे उसे पता चलता है कि वो कॉफी कप जेंसी ने उसके लिए रखा था। तब वो जाकर यानियन से वो कप वापस मांगता है, लेकिन यानियन ऑलरेडी उसकी आधा पी ली थी, इसलिए वो उसे कप वापस नहीं देती। तब चैंगसू उसे ये किसी को बताने से मना करता है। तब यानियन बोलती है कि वो जेंसी को बता दी है, लेकिन और किसी को भी नहीं बताएगी। लेकिन उसे क्या पता, जिसको ना पता चलने के लिए चैंगसू ये सब बोल रहा था, उसने तो उसे ही बता दी। ये सब बताने के बाद यानियन जेंसी को बोलती है, क्या इसके बाद भी तुम्हें लगता है कि वो मुझे लाइक करता है? और ये सबसे जेंसी भी कन्फर्म हो जाती है कि चैंगसू यानियन को लाइक नहीं करता। फिर वो अपने हार्ट रेट देखती है जो कि 50 था। जब चैंगसू से हग करता है बस तभी उसकी हार्ट रेट 50 होता है, लेकिन वो आज पूरी दिन उसे टच तक नहीं किया। चैंगसू की वजह से जब भी उसकी हार्ट रेट घटती थी तब नेक्स्ट डे सोकर उठते ही उसकी हार्ट रेट फिर से 60 हो जाती थी। लेकिन अब उसे बिना छुए ही हार्ट रेट 50 देखकर वो हैरान हो जाती है। तब यानियन क्लेम करती है कि इससे उसकी चैंगसू को लाइक करने के साथ कुछ कनेक्शन हो सकता है। जेंसी तो बोलती है बिल्कुल नहीं, लेकिन यानियन समझ जाती है कि खुद सीओ जेंसी इन दिनों एक कप के लिए इतनी बेचैन होने लगी है, वो भी चैंगसू के आने के बाद से ही, तो जरूर उसे लव हो गई है। आगे जेंसी ज्वेलरी एग्जीबिशन के लिए ड्रेस चूज कर रही थी, तभी वहाँ पे चैंगसू भी आता है अपने लिए ड्रेस लेने। उसे एक ड्रेस पसंद आता है, लेकिन उसका प्राइस बहुत ही ज्यादा हाई था, इसलिए वो उसे रख देता है। तब जेंसी आकर उसे वो ड्रेस ट्राई करने के लिए बोलती है। चैंगसू जब वो ड्रेस पहन कर आता है तब जेंसी उसे देखते ही रह जाती है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा था। चैंगसू की मना करने पर भी जेंसी बिल पे कर देती है, इसलिए वो थोड़ा गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो उसे खुद खरीदना चाहता था। जेंसी उसे शांत करने के लिए बोलती है कि वो इसे एक प्रेजेंट समझे और इसके बदले कभी वो उसे डिनर करवा दे, जिस पर चैंगसू मान जाता है। आगे चैंगसू खाना बना रहा होता है, तभी उसके पास जेंसी आती है। जेंसी बोलती है मैं हेल्प कर देती हूँ, लेकिन चैंगसू मना कर देता है और बोलता है मुझे खुद खाना बनाना है तुम्हारे लिए। जेंसी पूछती है तो तुम सबके लिए खाना बनाते हो? जिस पर चैंगसू बोलता है नहीं, मैं बस तुम्हारे लिए खाना बनाता हूँ और बाकियों के लिए ऑर्डर कर देती हूँ। ये सुन जेंसी मन ही मन काफी खुश होती है। फिर जेंसी बोलती है कि कल वो ज्वेलरी एग्जीबिशन में मीडिया के सामने सारे सच्चाई बता देगी कि वो और फूचेंग रियल में कपल नहीं है, उन्होंने शादी बस पब्लिसिटी के लिए किए थे। जिस बात पर चैंगसू भी एग्री करता है। इधर जिनताई आकर फिर से यानियन के साथ फ्लर्ट करने लग जाता है। वो उसे ज्वेलरी एग्जीबिशन में उसके साथ चलने के लिए बोलता है। तब यानियन उसे ये बोलकर मना कर देती है कि हम दोनों आपस में बिल्कुल भी फिट नहीं है और एटीट्यूड दिखाकर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में एग्जीबिशन में जाने के लिए जेंसी एक ब्लैक ड्रेस पहनकर बाहर आती है, जिसमें वो बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रही थी। चैंगसू उसे देखकर स्माइल करता है। जेंसी बोलती है आज के बाद ही हमारी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, जिस पर चैंगसू बोलता है लेकिन हम फिर भी साथ रहेंगे। फिर दोनों कार में बैठकर निकल जाता है।
आगे दोनों एग्जीबिशन हॉल में पहुंच जाता है जहां जिंगताई पहले से ही आया हुआ था। यह जेंसी की बताने से पहले ही मीडिया को पता चल गया था कि जेंसी एंड फूचेंग की शादी फेक थी, इसलिए मीडिया वाले जेंसी से सवाल पूछने लग जाते हैं। यानियन जिंगताई पर शक करता है कि उसने ही ये सब मीडिया को बताया, लेकिन जिंगताई बोलता है उसने सच में कुछ भी नहीं किया, बल्कि वो तो खुद हैरान है कि उन्हें कैसे पता चला। मीडिया वाले जेंसी से पूछने लगते हैं कि शादी के दिन फूचेंग भाग गया था तो वो अब कहाँ है। जेंसी क्या जवाब देगी उसे समझ नहीं आ रहा था। ऊपर से उसका डैड भी आ जाता है एंड उसे देख जेंसी की हार्ट रेट बढ़ने लगती है। इधर मीडिया वाले की सवाल से वो परेशान हो रहा था। उसकी हार्ट रेट बढ़ने की वजह से उसकी हालत खराब होने लगता है, वो गिरने ही वाली होती है, लेकिन चंगसू आकर उसे पकड़ लेता है और उसे सबके सामने किस कर देता है। और इसी के साथ ही हमारे इस पार्ट का एंड हो जाता है। पार्ट 4 में हम देखते हैं चंगसू जेंसी को सबके सामने किस कर लिया था। आगे इस सिचुएशन को संभालने के लिए जिंगताई मीडिया से बोलते हैं कि सबके अपने अपने पर्सनल लाइफ होते हैं और हमें कोई भी राइट नहीं है किसी के पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने का, और उन्हें उनके पर्सनल मैटर में इंटरफेयर ना कर ज्वेलरी एग्जीबिशन पर ध्यान देने के लिए बोलता है। जिंगताई जेंसी को प्रोटेक्ट करता हुआ मीडिया को सफाई दिया, इसलिए यानियन उसे थोड़ी इम्प्रेस होकर उसे रुमाल देती है। तब जिंगताई फिर से उसे पटाने की कोशिश करता है, तब यानियन रुमाल उसका मुंह पर फेंक कर चली जाती है। जिंगताई फिर भी खुश हो जाता है कि यानियन ने उसे रुमाल दिया। फिर हम चंगसू और जेंसी को देखते हैं जहां जेंसी उसे उस सिचुएशन से निकालने के लिए थैंक्स बोलती है, और हम देखते हैं उस टाइम जेंसी ने ही उसे किस करने के लिए बोली थी। चंगसू से पूछता है कि क्या वो मीडिया के सामने सब कुछ एक्सप्लेन नहीं करेगी। तब जेंसी बोलती है और क्या कुछ बाकी है एक्सप्लेन करने के लिए। तब चंगसू उसे समझाता है कि उसे किसी झूठ के साथ लाइफ स्पेंड नहीं करना चाहिए, इसलिए सब कुछ क्लियर कर देना ही सही है। जेंसी उसे थैंक्स बोलती है और उसे कल आखिरी बार ऑफिस आने के लिए बोलकर वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट डे चंगसू ऑफिस आ जाता है आखिरी बार सबको गुड बाय कहने के लिए। सारे लोग बहुत ही ज्यादा सैड होते हैं क्योंकि चंगसू सबके साथ इन दिनों अच्छे से घुल मिल गया था, लेकिन अब वो जा रहा है। आगे चंगसू अपना घर पर होता है एंड वो जेंसी के बारे में ही सोच रहा होता है। तभी वो न्यूज पर देखती है जेंसी प्रेस के सामने सब कुछ एक्सप्लेन कर रही है कि वो और फूचेंग फेक मैरिज की थी, और इसके पीछे की रीजन भी बताती है, और ये भी बताती है कि वो हमेशा से ही अपने बिजनेस को फर्स्ट प्रायोरिटी देती आई है। लेकिन रिसेंटली वो एक ऐसे इंसान से मिली जिसने उसे सच्चा प्यार के बारे में बताया, और उसे पता चला है कि नाइट एंड प्रिंसेस की रियल मीनिंग क्या है। ये रिंग बस उनके लिए है जो एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं, इसलिए वो इस रिंग के काबिल नहीं है और अपनी रिंग को उतार देती है। देन सबसे झूठ बोलने के लिए माफी मांगती है। चंगसू ये देख बहुत खुश होता है। आगे यानियन जेंसी के पास आती है। जेंसी को लग रही थी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उनकी ज्वेलरी की सेल्फ काफी डाउन हो जाएगी, इसलिए वो यानियन को बोलती है जो कोई भी कपल रिंग को वापस करने आएगा उन्हें उनका ओरिजिनल प्राइस लौटा देना। जिस पर यानियन बताती है कि कोई भी रिंग को वापस करने नहीं आया, उल्टा रिंग की सेल्स और भी ज्यादा बढ़ गई है। और ये भी बताती है कि उसने जांच की, लेकिन रिपोर्टर के साथ जिंगताई का कोई भी कनेक्शन नहीं है, और बोलती है जिंगताई उतना भी बुरा नहीं है जितना कि हम समझते थे। यानियन के मुंह से जिंगताई की तारीफ सुनकर जेंसी उससे पूछती है कि क्या तुम जिंगताई की साइड हो गई हो, जिस पर यानियन बोलती है अगर मैं उसके साइड होती तो तुम्हारी कंपनी कब तक मेरी हो चुकी होती, इसलिए तुम टेंशन मत करो, मैं तुम्हारी साइड ही हूँ। लेकिन जो भी हो, उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पहली बार जिंगताई एक रियल भाई की तरह काम किया। आगे जेंसी के पास चंगसू आता है और उसे डिनर के लिए इनवाइट करता है और उसे एड्रेस देकर चला जाता है। चंगसू से यहाँ पर अपना लव कन्फेस करने वाला था, इसलिए वो प्रेजेंट भी लाया था, लेकिन वहाँ पे जेंसी की जगह उसकी भाई आ जाता है। दोनों एक दूसरे को बातें सुना रहा होता है कि तभी वहाँ पे जेंसी भी आ जाती है एंड दोनों को साथ देख वो पूछती है तुम दोनों साथ में सनसेट देख रही हो, जिस पर दोनों ही साथ में बोलता है इसके साथ कौन सनसेट देखना चाहेगा। आगे तीनों बैठे हुए होते हैं, लेकिन जिंगताई बार बार चंगसू को डिस्टर्ब कर रहा होता है, इसलिए चंगसू परेशान होकर जेंसी को लेकर कार में चला जाता है, जहां जेंसी पूछती है कि तुमने मुझे क्यों बुलाया, तुम्हें क्या बताना है। तब चंगसू बहुत ही मुश्किल से हिम्मत जुटाकर बता देता है कि वो उसे लाइक करता है। फिर वो उसे फ्लावर गिफ्ट करता है। जेंसी भी उसे एक्सेप्ट कर लेती है। उसके बाद दोनों किस करने जाता है, लेकिन सीट बेल्ट की वजह से दोनों के सिर टकरा जाते हैं और दोनों ही हंसने लगते हैं। आगे दोनों घर आते हैं। चंगसू से घर जाने के लिए बोलती है, लेकिन जेंसी बोलती है कि तुमने मुझे डिनर पर इनवाइट किया था, लेकिन मुझे खाना ही नहीं खिलाया, इसलिए उसके घर चलकर कुछ बनाने के लिए बोलता है। आगे अंदर चंगसू खाना बना रहा होता है। जेंसी आकर उसे पीछे से हग कर लेता है और फिर प्यार की बातें करने लगते हैं। चंगसू पूछता है कि उसने कब से उसे लाइक करना स्टार्ट किया था, जिस पर जेंसी बताती है कि शायद उस दिन जब चंगसू नशे में उसके घर आया था,
और हो सकता है उस दिन जब वो उसकी पैर मसाज कर रहा था, और ये भी हो सकता है जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसे किस किया था। वो श्योर नहीं है, लेकिन अब वो उसे बहुत प्यार करती है। फिर जैनसी उसे अपने लिए रोमांटिक लाइन्स बोलने के लिए बोलती है। जैंगसू तो पहले मना करता है, लेकिन जैनसी की फोर्स करने पर वो उसके फोरहेड पर किस कर कर बोलता है कि बाकी लोगों के लिए तुम एक फीमेल नाइट हो जो हर प्रॉब्लम और डिफिकल्टीज को आसानी से संभाल सकती है, लेकिन मेरे लिए तुम एक प्रिंसेस हो। हालांकि मैं रियल का नाइट नहीं हूँ, पर फिर भी मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। फिर दोनों किस करने लगते हैं। आगे जैनसी उसे रात में रुकने के लिए बोलती है। रात में रुकने के बाद सुनकर जैंगसू नर्वस होकर बहाना बनाकर उनसे भाग जाता है। नेक्स्ट डे जैनसी ब्रेकफास्ट बनाने की ट्राई कर रही थी, लेकिन गलती से नाइट से उसे चोट लग जाती है। फिर वो जैंगसू के घर आती है। वो देखती है एक लड़की जैंगसू के काफी क्लोज थी, इसलिए वो जेलस हो जाती है। वो लड़की बताती है कि उसके वजह से जैंगसू को चोट लग गया था, वो बस वही देख रही थी। इवन वो तो ऑलरेडी मैरिड है। ये बोलकर वो लड़की चली जाती है। जैंगसू जाकर जैनसी को पीछे से हग कर लेता है और उसे गुस्सा ना होने के लिए बोलता है। जैनसी बोलती है वो गुस्सा नहीं है और उसे अपनी चोट दिखाती है। जैंगसू उसकी चोट देखता है, फिर उसका बनाया हुआ खाना भी देखता है। वो खुशी से पूछने लगता है कि क्या वो इसे अपने हाथों से बनाई है। फिर उसे समझाता है कि उसे खाना बनाने में नहीं, बस अपने ड्रीम पर फोकस करना चाहिए और खाना वो बना लेगा। जैनसी पूछती है क्या तुम्हारा कोई ड्रीम नहीं है, जिस पर जैंगसू बताता है मेरा ड्रीम तो तुम हो। जब मैं तुमसे फर्स्ट टाइम मिला था तब से ही मैं तुम्हें लाइक करने लगा था। जैनसी बोलती है रियली? फिर जब मैं तुम्हें पहली बार किस की थी तो तुम गुस्सा क्यों हो गए थे, जैसे कि मैं तुम्हें बुली कर रही थी। जिस पर जैंगसू बोलता है अगर मुझे पहले आज के दिन के बारे में पता होता तो मैं तुम्हें एक दो किस और कर देता। आगे दोनों डेट पर जाते हैं और खूब मस्ती करने लगते हैं। इधर जिंगताई और यान यान भी साथ खाना खाने आया था, जहां जिंगताई कोल्ड ड्रिंक का पूरा बोतल पी जाता है, क्योंकि उसमें वो यान यान के लिए रोमांटिक साड़ी लिखकर रखा था। यान यान ये देखकर हंसती है और पूछती है क्या तुम ये कोरियन ड्रामा से सीखे हो। फिर दोनों वहाँ पे जैंगसू और जैनसी को साथ में देखते हैं और बोलते हैं क्या ये दोनों डेट कर रहे हैं। जिंगताई यान यान को बोलता है कि उसे लगता है कि जैंगसू जैनसी को बस उसके पैसों के लिए डेट कर रहा है, इसलिए वो जैंगसू का एक टेस्ट लेने का डिसाइड करता है। इधर जैनसी जैंगसू से पूछती है अगर मुझे किसी प्लांट के साथ कंपेयर करना हो तो तुम मुझे कौन से प्लांट के साथ कंपेयर करोगे। जिस पर जैंगसू थोड़ा सोचकर बताता है कैक्टस, जिसे सुन जैनसी गुस्सा हो जाती है। तब जैंगसू उसे समझाता है कि कैक्टस बाहर से भले ही कांटों से भरा हुआ होता है, लेकिन अंदर से वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होता है, इसलिए तुम एक कैक्टस की तरह ही हो। तभी दोनों को साथ में सॉन्ग देख लेता है। तब जैनसी बहाना बनाने लगती है, लेकिन जैंगसू उसके हाथ पकड़कर बोलता है ये मेरा गर्लफ्रेंड है और हम डेट कर रहे हैं। सॉन्ग को तो उन पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता, इसलिए वो उसे हिट करने के लिए बोलता है। तब जैनसी आकर उसका कान पकड़कर बोलती है क्या ये इनाफ है। तब सॉन्ग चिल्लाता हुआ जाने लगता है कि सीओ एंड जैंगसू डेट कर रहा है। इधर जिंगताई जैंगसू का टेस्ट लेने के लिए एक आदमी को बुक करता है और उसे विग पहनाकर जैनसी की एक्टिंग करवाता है। वो लोग जैंगसू के घर के सामने आता है। जिंगताई जैंगसू को सुना कर जैनसी को बोलने लगता है कि तुम तो मेरी रियल की सिस्टर नहीं हो, डैड ने तो तुम्हें अडॉप्ट किया था, फिर भी तुम अपने दम पर सीओ बन गई, लेकिन अब तुम डैड से शादी के बारे में झूठ बोलकर उन्हें बहुत निराश की, इसलिए वो तुम्हें सीईओ के पोस्ट से हटाने का डिसाइड किया है और अब हम तो तुम्हें घर से भी निकाल देंगे। जैनसी रोती हुई भागने लगती है। जैंगसू भी उनके पीछे भागता है, लेकिन वो उन्हें खो देता है। वो जैनसी के घर आ जाता है और उसे हक कर लेता है, देन उसे सारी बातें बताता है। तब जैनसी समझ जाती है कि उसके भाई जिंगताई ने जैंगसू को फूल बनाया है। जैंगसू जैनसी को अपना सारा सेविंग्स देकर बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं कल तक बाकी के पैसों के भी इंतजाम कर लूंगा। जैनसी उसे अपने लिए इतना वॉरेट देखकर उसे आज रात उसके साथ रुकने के लिए बोलती है, जिस पर जैंगसू बताता है नहीं, आज रात मुझे तुम्हारे लिए एक नया घर ढूंढना होगा। तब जैनसी पूछती है क्या तुम मुझे अपने घर पर नहीं रखोगे। जिस पर जैंगसू बोलता है नहीं, क्योंकि अभी तक हमारी शादी नहीं हुई, पर तुम टेंशन मत लेना, मैं तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट घर ढूंढूंगा। ये बोलकर वो चला जाता है, लेकिन तभी जिंगताई उसे सारी सच बता देता है। नेक्स्ट डे सॉन्ग कंपनी में सबको सीओ एंड जैंगसू के बारे में बता देता है और जिंगताई को भी पता चल गया था कि जैंगसू एक बहुत ही अच्छा लड़का है एंड वो रियल में जैनसी को ही लाइक करता है, ना कि उसके पैसों को, इसलिए वो जैनसी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आगे जैनसी यान यान से पूछती है कि किसी के साथ सोने के लिए हमें क्या करना चाहिए। यान यान तो ये सवाल सुनकर शौक हो जाती है और पूछती है तुम किसके साथ सोने वाली हो। जैनसी बोलती है मेरी वो मतलब नहीं था, मैं पूछ रही थी कि ज्यादातर कपल्स तो साथ ही रहते हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही है कि जैंगसू मुझे रिजेक्ट क्यों कर रहा है। यान यान हंसती है और बोलती है तुम दोनों लव में हो, इसलिए शायद जैंगसू नर्वस हो रहा है, तो तुम्हें उसे इसके लिए हिंट देना होगा। जैनसी बोलती है क्या हिंट।
और इसी के साथ ही हमारे इस पार्ट का एंड हो जाता है। टाइम में हम देखते हैं यान यान जेंसी को टिप्स देती है कि उसे चंगसू को हिंट देना होगा, इसलिए जेंसी रात में चंगसू के साथ मूवी देखती है और उसे थोड़ा वेट करने के लिए बोलकर शावर लेने चली जाती है। आगे जेंसी उसे टॉवल लाने के लिए बोलती है। चंगसू पूछता है क्या तुम अभी बिना कपड़े का हो, जिस पर जेंसी बोलती है तो कपड़े पहनकर कौन शावर लेते हैं। जेंसी बिना कपड़े के थे ये सोचकर ही चंगसू को अजीब फील होने लगता है, इसलिए वो उसे बोलकर जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। जेंसी जल्दी से बाहर आती है लेकिन चंगसू तो तब तक जा चुका था। इधर चंगसू बाहर आकर बोलता है बिना कपड़े के थी फिर भी मुझे अंदर बुला रही थी, ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा था, लेकिन मैंने बहुत ही अच्छा काम किया कि वहाँ से भाग गया। और खुद की ही तारीफ करता है कि चंगसू तुम तो ग्रेट हो, और वहाँ से चला जाता है। जेंसी तो बहुत ही परेशान थी, वो बोलती है क्या चंगसू सच में एक लड़का ही है। तब यान यान उसे दूसरी ट्रिक देती है। जेंसी बीमार होने की एक्टिंग करती है। तभी चंगसू जल्दी से आता है और उसे पूछता है कि क्या तुम बहुत ही ज्यादा बीमार हो, क्या हम हॉस्पिटल चले। जेंसी बोलती है नहीं, बस तुम मुझे एक हग करो। चंगसू उसे हग करता है। चंगसू बोलता है मैं मेडिसिन लाता हूँ, लेकिन जेंसी उसे जाने नहीं देती और बोलती है तुम बस मुझे ऐसे ही पकड़ कर रहो, मैं ठीक हो जाऊंगी। चंगसू पूछता है कितने टाइम तक ऐसे रहना है, जिस पर जेंसी बोलती है पूरी रात। चंगसू को भी मजबूरन उसके साथ रहना पड़ता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जागने के बाद चंगसू जेंसी से पूछता है कि क्या तुम अभी ठीक हो, जिस पर जेंसी बोलती है हाँ, और बोलती है चलो वो काम कंप्लीट करते हैं जो कल रात नहीं किया। वो अपनी रोमेंस स्टार्ट करने ही जा रही थी, लेकिन तभी उससे अपनी कंपनी से कॉल आती है कि बोर्ड मीटिंग स्टार्ट होने वाले हैं। तब जेंसी जल्दी से रेडी होकर वापस आ जाती है। वो अपनी फोन देखती है जहाँ से उसे पता चलती है कि कुछ प्रॉब्लम की वजह से उनके कंपनी की स्टॉक तेजी से घट रहा है, और अगर वो इसे इमीडिएटली हैंडल ना किया तो उसके कंपनी मुसीबत में पड़ जाएगा। जैसे कि हार्ट रेट बढ़ने लगती है। वो अपने आप को स्टेबल करने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन वो रिलैक्स नहीं हो पाती, इसलिए वो बहुत ही मुश्किल से चंगसू के फ्लावर शॉप तक आती है और चंगसू के पास ही बेहोश हो जाती है। चंगसू यान यान को कॉल कर बताती है कि जेंसी बेहोश हो गई है। यान यान उसे बोलती है कि तुम उसके साथ ही रहना और उसे हॉस्पिटल पर मत ले जाना और उसे ज्यादा से ज्यादा किस करना। चंगसू हैरान होता है कि क्या हॉस्पिटल न ले जाकर किस करूं। इधर जेंसी बोर्ड मीटिंग पर नहीं आ पाती, तो इस सिचुएशन का मौका लेकर चिंता सीईओ की पोजीशन पर बैठ जाता है। चंगसू जेंसी को बेड पर लेटा देता है। वो उसे किस करने जाता है, लेकिन वो सो रही थी इसलिए वो किस नहीं करता। जिंता सीईओ बनकर बहुत ही ज्यादा खुश था। ये देख यान यान गुस्से से बोलती है तुम ना ज्यादा उड़ो मत, और वहाँ से चली जाती है। आगे वहाँ के एम्प्लॉइज उसे बहुत सारा फाइल देने लगता है रीचेक करने के लिए, और इतना सारा फाइल देखकर वो घबरा जाता है और उसे कुछ भी काम समझ नहीं आ रहा होता है। इधर 4 घंटा बीत गया था लेकिन जेंसी नहीं उठी, इसलिए चंगसू को टेंशन होने लगता है। तभी कोई डोरबेल बजाता है। तब चंगसू बाहर जाकर डोर खोलता है तो वहाँ पर एक लड़का होता है। दोनों ही एक दूसरे को सिर से पैर तक देखते हैं। वो लड़का चंगसू से पूछता है तुम कौन हो और यहाँ जेंसी के घर में क्या कर रहे हो। चंगसू पूछता है तुम कौन हो, जिस पर वो लड़का बताता है कि उसका नाम फुचेंग है और वो जेंसी की हस्बैंड है। इधर जेंसी भी जाग जाती है। बाहर चंगसू और फुचेंग बैठकर एक दूसरे को घूरे जा रहा था। तभी जेंसी भी बाहर आती है और वो फुचेंग को देखकर गुस्सा हो जाती है कि तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ वापस आने का, मैं तुम्हें मार डालूंगी। चंगसू उसे रोकता है। ये देख फुचेंग बोलता है तुम क्या कर रही हो, छोड़ो उसे। तब जेंसी बोलती है ये मेरी बॉयफ्रेंड है। तब फुचेंग कहता है तो जब मैं यहाँ नहीं था तब तुमने मुझे चीट किया। जेंसी बोलती है वो शादी फेक था तो मैं कोई चीट नहीं किया। फुचेंग बोलता है ठीक है, मैं तुम्हें मुश्किल से निकालने के लिए इतना कुछ किया और अब तुम मेरे साथ ये किया। जेंसी पूछती है मतलब। तब फुचेंग बताता है कि वो शादी से भागना नहीं चाहता था, लेकिन उसके कंपनी के लिए एक डिजाइनर से मिलने के लिए उसे मजबूरन जाना ही पड़ा, और ये सब वो सिर्फ और सिर्फ जेंसी के लिए ही किया था। चंगसू समझ जाता है कि जेंसी फुचेंग के ऊपर गुस्सा थी, लेकिन फुचेंग उसे लाइक करता है, इसलिए उसे बुरा भी लग रहा था। फुचेंग चंगसू को देखकर जेंसी को बोलता है कि आज रात मैं यहाँ पर ही रुकूंगा, और वैसे भी ये पहली बात थोड़ी ना है। जेंसी चंगसू की तरफ देखती है, चंगसू भी उसे देखता है। फिर जेंसी फुचेंग को कहती है मैं भी बहुत कंफ्यूज हूँ, इसलिए तुम यहाँ से जाओ। फुचेंग चंगसू की तरफ देखता हुआ पूछता है और इसका क्या। जेंसी बोलती है ये हम दोनों का मैटर है, तुम इंटरफेयर ना करो तो ही बेहतर है। ये सुन फुचेंग जाने की जगह और भी अच्छे से बैठता है और बोलता है जब तक ये यहाँ से नहीं जाएगा तब तक मैं भी नहीं जाऊंगा। ये सुन जेंसी गुस्से से उठती और बोलती है तुम जाते हो कि नहीं, और उसे बाहर निकाल देती है। चंगसू ये सबसे बहुत ही ज्यादा सैड हो गया था। जेंसी उसे पूछती है कि क्या तुम 2 दिन से मेरे साथ थे। चंगसू बोलता है तुम इतने टाइम से सो रहे थे, मुझे बहुत टेंशन हो रहा था। जेंसी उसे पकड़कर बोलती है कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो तुम अब जा सकते हो। तब चंगसू उसे अपने पास खींचकर बोलता है नहीं, मैं आज यहाँ पर ही सोऊंगा। सुन जेंसी हैरान होकर पूछती है कि क्या।
जेंगसू बोलता है तुम बीमार हो इसलिए तुम्हें अकेली छोड़ना ठीक नहीं है। जेंसी स्माइल करती हुई बोलती है पहले तो तुम मुझे रिफ्यूज करते रहते थे लेकिन अब अचानक तुम्हें क्या हो गया, क्या यह फुचेंग की वजह से है? जेंगसू बोलता है नहीं, मैं बस तुम्हारे लिए परेशान हूँ और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कुछ नहीं करूँगा, हम बस साथ सोएंगे पहले की तरह। जेंसी बोलती है ठीक है और अपना काम करने के लिए चली जाती है। लेकिन जेंगसू ये सोचकर परेशान हो रहा था कि फुचेंग आखिर यहाँ क्यों रहता था। इधर जेंसी ऑफिस आकर सबसे माफी मांगकर खुद ही सीईओ की पोजीशन से रिजाइन कर देती है। लेकिन जिंताई इन दिनों समझ गया था कि सीईओ बनकर काम करना कितना टफ है और वो इस पोजीशन को संभाल नहीं सकता। जेंसी ही इसके लिए परफेक्ट है। इसलिए जिंताई जेंसी को सीईओ की पोजीशन वापस कर देता है। आगे फुचेंग ऑफिस पर आता है और ऑफिस में इतने सारे फूल और पौधों को देखकर बोलता है क्या मैं ऑफिस आया हूँ या नेचर में। वो सबको हाय करता है लेकिन कोई भी उसे भाव नहीं देता क्योंकि आप सब जेंगसू को पसंद करता है। आगे जेंसी जिंगताई से उसका ऐसा करने का वजह पूछती है जिस पर जिंगताई शो ऑफ करता हुआ बोलता है वैसे तो मैं सीईओ बनने के लिए बिल्कुल ही काबिल था लेकिन मेरे लिए फेम एंड फॉर्चून बस एक दिखावा है। पर जेंसी तो सब समझ गई थी कि सीईओ की पोजीशन हैंडल करना जिंगताई के बस में नहीं था, इसलिए वो बोलती है तुम बस 2 दिन में समझ गए कि ये पोजीशन तुम हैंडल नहीं कर सकते। तब जिंगताई इस बात को एडमिट कर लेता है कि वो जेंसी जितनी परफेक्ट नहीं है और इतना बड़ा कंपनी चलाना उसके लिए बहुत ही टफ और बोरिंग काम है। ये सुन जेंसी हंसकर बोलती है तो चलो हम फिर से पहले के जैसे बन जाए, हैप्पी कोऑपरेशन। जिंगताई फिर से एग्री करते हैं। जेंसी देखते हैं उसकी हार्ट रेट 20 हो गई थी। तभी वहाँ पे फुचेंग आता है। जेंसी उसे ऑफिस में देखकर गुस्से से पूछती है कि तुम अब यहाँ किस लिए आए हो, शादी के दिन तुम कहाँ मर गए थे। फुचेंग उसे समझाता है कि वो उसके लिए कितना मुश्किल से इटली जाकर डिजाइनर से मिला और वो जेंसी को ज्वेलरी के डिजाइन दिखाता है जो वो इटली से लाया था। जेंसी वो देखने लगती है। तभी जेंसी को जेंगसू कॉल करता है लेकिन फुचेंग कॉल कट कर देता है और जेंसी को काम में बिजी रखता है। इधर जेंगसू भी ऑफिस आ जाता है क्योंकि जेंसी उसका कॉल पिक नहीं कर रहा था, इसलिए उसे बहुत टेंशन हो रहा था कि उसे कुछ हो तो नहीं गया। जेंगसू का आवाज सुन जेंसी भी बाहर आती है। जेंगसू उसे पूछता है कि तुम ठीक तो हो। जेंसी बोलती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बस काम कर रही थी। आगे जेंगसू को डिनर पर चलने के लिए बोलती है लेकिन फुचेंग भी उनके साथ आ जाता है। जेंसी परेशान होकर बोलती है हम डेट कर रहे हैं लेकिन तुम क्यों हमारे साथ आ गए। आगे फुचेंग पूछता है आखिर तुम्हें हो क्या गया है, पहले तो तुम किसी लड़के के लिए इतना रेस्पॉन्सिबल नहीं थे। जिस पर जेंसी बोलती है पहले मैं नहीं थी लेकिन अब मैं उसे लव करती हूँ और तुम्हें तो एक दोस्त होने के नाते मुझे सपोर्ट करना चाहिए। तभी जेंगसू आकर बैठ जाता है तो जेंसी उसे प्यार से पूछती है कि तुम क्या ऑर्डर करोगी, छोटे फूल। ये सुन दोनों ही हैरान होकर पूछता है कि क्या छोटे फूल। फुचेंग बोलता है तुम आखिर इस उम्र के एक आदमी को छोटे फूल कैसे बुला सकती हो। जेंसी बोलती है तो क्या हुआ, तुम भी किसी को नेक नाम पे बुलाओगे जब तुम भी प्यार में होंगे। आगे जेंसी वॉशरूम जाती है। जेंगसू को अकेला पाकर फुचेंग उसे बोलता है कि क्या तुम्हें पता है कि जेंसी तुम्हें सच में लाइक नहीं करती। जेंगसू बोलता है मैं नहीं मानता। फुचेंग बोलता है देखो मैं सालों से उसके साथ काम कर रहा हूँ इसलिए मैं उसे अच्छे से जानता हूँ, मैं उसके लिए ज्वेलरी डिजाइन करता हूँ लेकिन तुम क्या करते हो। तभी वहाँ पे जेंसी आ जाती है और जेंगसू को सैड देखकर वो गुस्से से फुचेंग से पूछती है कि क्या तुमने इसे बुली किया। फुचेंग बोलता है नहीं। जेंसी जेंगसू को लेकर वहाँ से चली जाती है। जेंगसू फुचेंग की बात पर बहुत ही परेशान था इसलिए वो चिल्लाकर बोलता है कि आज रात मैं यहाँ पे ही सोऊंगा। जेंसी बोलती है ठीक है, इसमें चिल्लाने की क्या बात है। जेंगसू बोलता है हम कपल है तो साथ सोना नॉर्मल बात है। जेंसी बोलती है हाँ। जेंगसू बोलता है साथ सोने का मतलब तुम समझ रही हो ना, क्या तुम एग्री हो। जेंसी हाँ में जवाब देती है और उसे किस करने लगती है। फिर दोनों रोमांस करने लगते हैं। आगे जेंगसू बोलता है तुम बिना कॉफी या स्वीट्स खाए अब अचानक से ठीक कैसे हो गए, तो लगता है अब मेरा कोई भी जरूरत नहीं है। जेंसी बोलती है नहीं, मुझे अब रोज तुम्हारा साथ चाहिए। जेंगसू बोलता है लेकिन मैं काम में तो तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि मैं फुचेंग के जैसा अच्छा नहीं हूँ। जेंसी पूछती है क्या तुम जेलस हो, हम बस बिजनेस पार्टनर है और मैं उसे उस तरह से लाइक नहीं करती जैसे मैं तुम्हें करती हूँ। जेंगसू बोलता है लेकिन वो तो तुम्हें पसंद करता है इसलिए मुझे हमेशा घूरता रहता है। जेंसी बोलती है वो अभी बच्चा है, उसे लग रहा है कि तुम उससे उसका शुगर छीन रही हो। जेंगसू बोलता है तो तुम उसका शुगर हो और गुस्से से अपना शर्ट पहनता है और बेड से उठकर चला जाता है। जेंसी बोलती है जेलसी में तो ये और भी क्यूट लगता है। जेंगसू ज्वेलरी डिजाइन में फ्लावर इम्पैक्ट ऐड करता है। फिर नेक्स्ट डे वो इसे जेंसी को दिखाता है और जेंसी को भी ये बहुत ही ज्यादा पसंद आती है इसलिए वो जेंगसू को अपने साथ कंपनी चलने के लिए बोलती है। ऑफिस में जाते ही जेंसी इशारों में यान को लास्ट नाइट के बारे में बता देती है। जिंगताई जेंगसू से पूछता है कि कल रात तो कहाँ पर सोया था। जेंसी के कहने पर जेंगसू सबको अपने फ्लावर डिजाइन के बारे में बताता है जो फुचेंग को छोड़कर बाकी सबको बहुत ही ज्यादा पसंद आता है।
आगे जेंसी डिसाइड करती है कि वो उसकी हार्ट रेट वाली बात चैंगसू को बता देगी और ये भी बता देगी कि उसका फिजिकल कांटेक्ट से उसकी हार्ट रेट नॉर्मल हो जाती है। लेकिन ये सब फुचेंग भी सुन लेता है। आगे चैंगसू जेंसी के लिए फ्लावर डेकोरेट कर पियानो प्ले करता है। फिर दोनों साथ में रोमांटिक मोमेंट्स पेंट करते हैं। इधर जिंगताई यानियन को उसकी फेवरेट आइडियल की कॉन्सर्ट के टिकट लाकर देता है तो यानियन बहुत ही खुश हो जाती है। फिर दोनों कॉन्सर्ट में आ जाते हैं जहाँ एक आदमी यानियन की तरफ ही देख रहा था। ये देख जिंगताई उसे अपने पास खींच लेता है। वहाँ पे सभी एक गेम प्ले कर रहा था कि जिस कपल के ऊपर भी स्पॉटलाइट आएगा उन्हें किस करना होगा। सभी किस कर रहा था लेकिन आखिर में स्पॉटलाइट इन दोनों पर आ जाता है। यानियन नर्वस हो रही थी लेकिन जिंगताई उसे अपना पास खींचकर किस करने लगता है। कि फुचेंग जेंसू के पास आकर उसे बता देता है कि जेंसी तुझे असल में प्यार नहीं करती, वो बस अपनी हार्ट रेट की वजह से तुझसे फिजिकल कांटेक्ट करती है और जिस दिन वो ठीक हो जाएगी उस दिन वो तेरा यूज करना बंद कर देगी। और जेंसू को भी याद आता है कि जेंसी हमेशा से ही उससे टच करने की कोशिश करती रहती थी, इसलिए उसे अब बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है कि जेंसी बस उसे यूज कर रही थी। और इसी के साथ ही हमारे इस पार्ट का एंड हो जाता है। तो ये इस ड्रामा की लास्ट पार्ट है। तो इस पार्ट में हम देखते हैं फुचेंग चैंगसू को सारी सच्चाई बता दिया था, इसलिए चैंगसू जेंसी पर बहुत ही गुस्सा था। चैंगसू जेंसी की कॉल भी नहीं उठाता। आगे जेंसी उसे गुस्सा होने की वजह पूछती है लेकिन चैंगसू कुछ जवाब नहीं देता। तब जेंसी बोलती है क्या हम इस बात पर एग्री नहीं किए थे कि एक दूसरे से कुछ भी सीक्रेट नहीं रखेंगे। तब चैंगसू बोलता है क्या सीक्रेट, क्या तुम्हारी सीक्रेट हार्ट रेट बार है, तुम मुझे बस अपनी हार्ट रेट की वजह से यूज किया। जेंसी बोलती है हाँ, पहले मैं हार्ट रेट की वजह से ही तुम्हें टच करती थी लेकिन अब मैं तुम्हें सच में लाइक करती हूँ। चैंगसू उसकी बात पर बिलीव नहीं करता। जेंसी गुस्से से बोलती है अगर तुम्हें सच में बिलीव नहीं है तो तुम जा सकते हो। चैंगसू भी गुस्से से उससे ब्रेकअप कर चला जाता है। नेक्स्ट डे जेंसी गुस्सा कर वापिस आती है। साथ में वो सनग्लास भी पहन कर आई थी ताकि वो अपने आंसू छुपा सके। यानियन को लगती है कि चैंगसू उसकी हार्ट रेट वाली बात को एक्सेप्ट नहीं किया। जेंसी बोलती है अगर मैं उसे खुद बता दी तो शायद वो एक्सेप्ट कर लेता, लेकिन उसे किसी और से पता चला इसलिए वो ऐसा कर रहा है। तभी वो पे फुचेंग आता है और वो जेंसी को ब्रेकअप होने पर दुखी न होने के लिए बोलता है, जिस पर जेंसी समझ जाती है कि ये सब सारा किया धरा फुचेंग का ही है। जेंसी सैड होकर घर आती है लेकिन वो चैंगसू को बुला नहीं पा रही थी, बस उसका ही याद आ रही थी। यानियन फुचेंग से पूछती है कि आखिर ये सब कर तुम्हें मिला क्या। जेंसी चैंगसू के साथ इन दिनों कितनी खुश रहने लगी थी, वो पहले से कितनी बदल गई थी। चैंगसू की वजह से वो कोल्ड हार्टेड से वार्म हार्टेड बन चुकी थी और इसे ही ट्रू लव कहते हैं। फुचेंग बोलता है वो बस चैंगसू का यूज कर रही थी और ये ट्रू लव नहीं है। यानियन बोलती है तुम जेंसी को काफी टाइम से जानते हो, इसलिए तुम मानो या ना मानो तुम खुद भी उसकी चेंजनेस देख सकते हो। आगे जिंगताई जेंसी का घर आता है तो वो देखता है जेंसी रो रही है। जिंगताई बोलता है उनके डैड उसे फैमिली डिनर पर बुलाया है क्योंकि वो जेंसी की शादी एक कंपनी के सीईओ के साथ करवाना चाहता था, बट वो आदमी जेंसी को कैरेक्टरलेस बोलता है, जिस पर जिंगताई गुस्सा हो जाता है। बट उनके डैड यहाँ पर भी जेंसी की ही मिस्टेक दिखाता है, इसलिए जेंसी गुस्से से उठकर वहाँ से चली जाती है। इधर चैंगसू को भी जेंसी की याद आ रहा था। फिर उसे याद आता है कि उसका सबल जेंसी के घर में ही रह गया। इधर जेंसी अपने रूम में सो जाती है लेकिन गलती से एरो में गिर गया था, जिसके स्मेल से जेंसी की हार्ट रेट बढ़ने लगती है और वो बेहोश हो जाती है। चैंगसू जेंसी के घर में उसका सबल लेने आया था, उसे भी स्मेल आता है तो वो दौड़कर जेंसी के रूम में जाता है तो वो देखता है जेंसी बेहोश हो गई है। वो उसे रूम से बाहर लाता है, तभी वो पे फुचेंग भी आ जाता है। वो जेंसी को ऐसे देख चैंगसू को उसे किस करने के लिए बोलता है। चैंगसू उसे किस करता है तो जेंसी उठ जाती है। उसके ठीक होने के बाद ही चैंगसू अपना सबल लेकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी बाहर आकर फुचेंग चैंगसू को सारी सच्चाई बता देता है कि जेंसी तुम्हें सारी सच्चाई बताने ही वाली थी। वो तुमसे मिलने के पहले बहुत ही अकेली थी और सारी प्रॉब्लम्स अकेले ही हैंडल करती थी, लेकिन अब वो तुम्हें सच में बहुत ही ज्यादा लाइक करता है। ये सुन चैंगसू फिर से जेंसी के पास जाता है और बोलता है मुझे तुम्हारे साथ सोना है। जेंसी बोलती है लेकिन तुमने तो मुझसे ब्रेकअप कर लिया था। चैंगसू बोलता है मेरा वो मतलब नहीं था, मैं बस तुम्हारी हार्ट रेट ठीक करना चाहता हूँ, इसके बाद ही मैं चला जाऊंगा। जेंसी पूछती है तुम मेरा हेल्प क्यों करना चाहते हो। चैंगसू बोलता है ह्यूमैनिटी। ये बोलकर वो अंदर चला जाता है। जिंगताई एक भाई होने का पूरा फर्ज निभाता है। वो उस आदमी के पास जाता है जिसने जेंसी को कैरेक्टरलेस बोला था। वो उस आदमी का अच्छे से धुलाई करता है। इधर चैंगसू एंड जेंसी ब्रेकफास्ट कर रहा था, तभी उसके घर उसके डैड आता है और वो चैंगसू को जेंसी के घर पर देखकर जेंसी के ऊपर गुस्सा करने लगता है। जेंसी बोलती है ये मेरी बॉयफ्रेंड है तो इसलिए आप मुझे ब्लाइंड डेट पर भेजना बंद कीजिए क्योंकि मैं इससे ही शादी करूंगी। ये सुन उसकी डैड गुस्से से जेंसी को थप्पड़ मारने जाता है। जेंसी भी अपनी गाल आगे बढ़ा देती है, तब उसका डैड गुस्से से वहाँ से चला जाता है। जेंसी को चक्कर आने लगती है। चैंगसू उसे पकड़ लेता है
है, लेकिन जेंसी उससे दूर हो जाती है। चैंगसू पूछता है आप तुम्हारी हार्ट रेट कितनी है? जेंसी बोलती है 80। चैंगसू उसका हाथ पकड़कर पूछता है आप कितना है? जेंसी बोलती है 70। तब चैंगसू उसे हक कर लेता है और पूछता है आप कितना है? जेंसी बोलती है 50। फिर चैंगसू उसे किस करता है और पूछता है आप कितना? जेंसी बोलती है 30। फिर जेंसी उसे दूर कर देती है। चैंगसू बोलता है माफ करना, मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था। तो ये सुन जेंसी वहाँ से चली जाती है। चैंगसू खुद से ही बोलता है एक्सपेरिमेंट बोलने का क्या जरूरत था। आगे सारे बोर्ड डायरेक्टर को चैंगसू का फ्लावर डिजाइन बहुत ही ज्यादा पसंद आता है एंड वो लोग जेंसी की काफी तारीफ भी करता है। जेंसी बोलती है इसका सारा क्रेडिट कंपनी के सभी एम्प्लॉय को देना चाहिए और खास कर चैंगसू को। सभी बहुत ही ज्यादा खुश था क्योंकि कंपनी का स्टॉक ऊपर जा रहा था। जेंसी यानियन से पूछती है तो तुम अब फाइनली चिंगताई के साथ हो? तो जिस पर यानियन बोलती है हाँ। तो तुम अब से मुझे सिस्टर इन लॉ बुलाना और मैं तुम्हें डायरेक्टर यू बुलाऊंगी। जेंसी पूछती है तुम मेरे नाम से मुझे नहीं बुलाओगी? क्या मैं इतनी बुरी फ्रेंड हूँ? यानियन उसे बोलती है कि फ्यूचर में हम एक फैमिली होंगे और मैं तुम्हारे लिए चिंगताई पर नजर रखूंगी। अगर उसने तुम्हें बुली किया तो मैं उसे सबक सिखाऊंगी। जेंसी बोलती है हाँ ठीक है। आगे चिंगताई शराब पी के टल्ली होकर चैंगसू को बोलता है कि क्या मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताऊं? मुझे लगता है कि जेंसी मेरा एडॉप्टेड सिस्टर है और इसीलिए तो डैड मुझसे अच्छे से बर्ताव करता है और उसे हमेशा डांटता रहता है। एक बार तो वो डैड के डांटने के वजह से बेहोशी हो गया था और पूरी 48 आवर्स तक नहीं उठी। ये सुन चैंगसू मन में बोलता है लगता है मुझे तुम्हारी बीमारी का इलाज मिल गया। इसलिए वो जेंसी के पास जाता है। जेंसी बहुत ही ड्रिंक करके रखी थी। वो जेंसी को घर ले जाने लगता है। तभी जेंसी उसे छुड़ाकर बोलती है तुम मुझे टच मत करो, नहीं तो तुम बोलोगे कि मैं तुम्हें यूज कर रही हूँ। आगे चैंगसू जेंसी को घर लाता है। जेंसी बोलती है मैं तुम्हें रियल में बहुत ही ज्यादा लाइक करती हूँ। क्या तुम्हें पता है कि जिस इंसान को तुम लाइक करते हो उसी इंसान से रिजेक्ट होना तुम्हें कितना दुख देता है? चैंगसू उसे हक करने जाता है लेकिन जेंसी उसे दूर कर बोलती है मुझे तुम हक मत करना, नहीं तो तुम बोलोगे कि मैं तुम्हें फिर से यूज कर रही हूँ। लेकिन फिर भी चैंगसू उसे हक कर लेता है। आगे जेंसी की हार्ट रेट 20 थी। चैंगसू उसे किस करता है लेकिन तब भी उसकी हार्ट रेट 20 से नीचे नहीं जाती। नेक्स्ट चैंगसू जेंसी के लिए उसकी डैड से बात करने जाता है लेकिन उनका असिस्टेंट चैंगसू को उनसे मिलने नहीं देता और उसे घर से भी निकाल देता है। इधर ऑफिस में चिंगताई और यानियन की रोमांस चल रहा था लेकिन चैंगसू बीच में आ जाता है और चिंगताई से हेल्प मांगता है। आगे चिंगताई उनके डैड के साथ खाना खाने आता है जहाँ पर वो उन डिशेस की काफी तारीफ करता है एंड डैड को भी वो डिश बहुत ही अच्छा लगता है और ये डिश चैंगसू ने बनाया था। चैंगसू को देख डैड गुस्सा हो जाता है। चैंगसू बोलता है मुझे आपको जेंसी के बारे में कुछ बताना है और उन्हें एक पेन ड्राइव देकर चला जाता है। इधर जेंसी को लगती है कि चैंगसू उसे फिर से छोड़कर चला गया है, इसलिए वो सैड होकर बैठी हुई थी। आगे वो उठकर जा रही थी लेकिन तभी यहाँ पे उसकी डैड बाकी लोगों के साथ आ जाता है। डैड जेंसी से माफी मांगता है और बताता है कि वो असल में जेंसी से बहुत ही प्यार करता है और वो जेंसी को अपने तरह स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता था। लेकिन इसके चक्कर में वो कभी इस बात पर गौर ही नहीं किया कि जेंसी को इससे क्या फील होती है। लेकिन चैंगसू ने उन्हें जो पेन ड्राइव दिया था उससे उसे पता चला है कि जेंसी कंपनी को ग्रो करने के लिए कितना हार्ड वर्क करती है, इसलिए उन्हें अब अपने किए पर सॉरी फील हो रहा है। जेंसी भी अपने डैड को माफ कर देती है। फिर वो सबके कहने पर चैंगसू से मिलने जाती है लेकिन चैंगसू वहाँ पे नहीं होता। फिर वो उस जगह जाती है जहाँ पर वो चैंगसू से फर्स्ट टाइम मिली थी और उसे वहाँ पर चैंगसू मिल जाती है जो कि उससे प्रपोज करने के लिए उस प्लेस को डेकोरेट कर रखा था और वो जेंसी को उस प्रिंसेस वाली रिंग से शादी के लिए प्रपोज करता है। जेंसी भी इसे एक्सेप्ट कर लेती है। तब चैंगसू उसे किस करता है एंड फाइनली जेंसी की हार्ट रेट 0 हो जाती है। तभी जेंसी जाग जाती है और हमें पता चलता है कि ये पूरी स्टोरी बस जेंसी की एक ड्रीम थी जो वो कोमा में रहने के दौरान देख रही थी। इधर चैंगसू भी जाग जाता है क्योंकि चैंगसू जेंसी को कोमा से जगाने के लिए डॉक्टर के कहने पर उसके इमेजिनेशन वर्ल्ड में एंटर किया था, जिसमें अगर वो जेंसी को वहाँ से बाहर लाने में कामयाब नहीं होता तो वो खुद भी हमेशा के लिए वहाँ पर ही फंस जाता। लेकिन अब वहाँ से बाहर आने के बाद उसे कुछ भी याद नहीं होता। तभी वहाँ पे जेंसी भी भागती हुई आती है लेकिन वो चैंगसू से मिल पाती इससे पहले ही उसकी भी मेमोरी चली जाती है और वो सोचने लगती है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। चैंगसू से देखकर पूछता है कि आपको कौन सा प्लांट चाहिए। जेंसी कुछ सोचने के बाद बोलती है कैक्टस। कैक्टस सुनकर चैंगसू को जेंसी की नाम याद आ जाता है और चैंगसू के मुंह से अपने नाम सुनकर जेंसी भी शॉक हो जाती है और इसी के साथ ही हमारी इस ड्रामा का एंड हो जाता है। तो अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए मिलते हैं कोई और ड्रामे में, तब तक के लिए